कैदियों पर 2 घंटों तक गोलियां चलाई गई और 1200 कैदियों को मार गिराया। वैसे तो लीबिया ईयर 1951 में ही आजाद हो चुका था, लेकिन इसकी आजादी सिर्फ कहने भर की थी। गद्दाफी ने आर्मी में फ्री ऑफिसर मूवमेंट नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसका काम था जैसे ही गद्दाफी को राजा इदरिस के तुर्की जाने की खबर मिली, तुरंत गद्दाफी ने सत्ता पर कंट्रोल होने के एक हफ्ते बाद लीबिया के लोगों को पता चला कि गद्दाफी एक कंक्रीट ड्रेनेज पाइप में घुस जाता है और लोग उसे बाहर पागलों की तरह ढूंढते हैं। यूटीए फ्लाइट 722 फ्रांसीसी प्लेन को भी बम से उड़ा दिया गया। इसमें 170 लोग मारे गए। ईयर 1942 दुनिया एक भयानक युद्ध में जल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। और उसी दौरान नॉर्थ अफ्रीका के तपते रेगिस्तान में लीबिया की एक छोटी सी जगह कस्र अबू हादी में एक तंबू के अंदर जन्म होता है मुअम्मर गद्दाफी का, जिसके पिता बकरियां और ऊंट चराया करते थे। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर पूरे देश यानी लीबिया की किस्मत बदलेगा और एक डिक्टेटर बनेगा। एक बिदोइन कबीले से कनेक्शन रखने वाले गद्दाफी के पिता एक एवरेज हैसियत वाले व्यक्ति थे। गरीबी के बावजूद भी उन्होंने गद्दाफी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा स्कूल और अच्छी एजुकेशन मिलने से गद्दाफी बहुत समझदार हो गया था। 19 ईयर की एज में ही वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और लॉ की डिग्री लेने के बाद ईयर 1965 में लीबिया की सोल्जर आर्मी में शामिल हो जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप रैंकों में ऊपर उठते जाते हैं। वो अपने देश को पावरफुल बनाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त लीबिया एक कठपुतली सरकार की तरह काम कर रहा था। लीबिया में जो तेल के भंडार निकले थे, उन पर विदेशी कंपनियों का इन्फ्लुएंस था। वैसे तो लीबिया ईयर 1951 में ही आजाद हो चुका था, लेकिन उसकी आजादी सिर्फ कहने भर की थी, क्योंकि जो प्रोसेस लीबिया में आजाद होने से पहले चल रहा था, वही सेम प्रोसेस लीबिया में आजाद होने के बाद भी चलता रहा। लीबिया की जो जनता थी, उसे आजाद होने के बाद भी कोई बेनिफिट या फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि किंगडम ऑफ लीबिया के पहले राजा इदरिस एक पुपेट लीडर थे। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे चाबी भरते वो वैसे ही करतब दिखाते थे। ईयर 1959 में लीबिया की किस्मत बदली जब वहां पर तेल के कुएं निकले, लेकिन राजा इदरिस ने इन्हें औने पौने दाम पर विदेशी कंपनियों को बेच डाला और सारा पैसा हजम कर गए। लीबिया के रिसोर्सेज की लूट ऐसे ही जारी रही और आम लोगों की हालत बद से बदतर होती गई। ईयर 1952 में लेफ्टिनेंट कर्नल जमाल अब्देल नासिर ने इजिप्ट में एक नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन करके वहां हमेशा के लिए राजशाही को खत्म कर दिया। गद्दाफी इसे ही अपना हीरो मानता था और इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने आर्मी भी ज्वाइन की। गद्दाफी ने आर्मी में एक फ्री ऑफिसर मूवमेंट नाम का एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का जो काम था वो ये था कि ग्रुप के सभी लोग अपनी इनकम का कुछ पैसा एक फंड बॉक्स में डालेंगे और उस पैसे का पर्टिकुलर टाइम पर इस्तेमाल करके इदरिस की सरकार का तख्ता पलट करेंगे। राजा इदरिस 26 अगस्त 1969 को तुर्की के लिए रवाना होते हैं। उनका प्लान था कि वो तुर्की में जाकर अपना इलाज कराएंगे और कुछ हफ्तों तक वहीं पर आराम करेंगे और वापस आने पर ऑफिशियल तौर पर अपने भतीजे को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन उनके तुर्की जाने की खबर गद्दाफी और उसकी टीम को जैसे ही पता चलती है, वो अपना पूरा प्लान तैयार करते हैं और टीम में डिवाइड होकर 31 अगस्त 1969 की आधी रात को ऑपरेशन जेरूसलम शुरू करते हैं। लीबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बेनगाजी के बरगा छावनी में गद्दाफी की एंट्री हुई और इदरिस के जो अफसर थे उन पर हथियार तान दिए। बिना खून बहाए बेनगाजी गद्दाफी के कब्जे में आ गया और वहीं दूसरी तरफ गद्दाफी के ग्रुप के जो लोग थे 3 टीमों में डिवाइड होकर लीबिया की राजधानी त्रिपोली की तरफ रेडियो स्टेशन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल बेस पर कब्जा करने के लिए निकल जाते हैं और तीनों टीम सभी जगहों पर कंट्रोल भी कर लेती हैं। लीबिया के लोगों को 1 सितंबर 1969 को यह तो पता चल गया कि राजा इदरिस की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन यह बात पता नहीं चली कि इस तख्ता पलट के पीछे हाथ किसका है। गद्दाफी ने यह काम इतने सीक्रेट तरीके से किया था कि इदरिस के पर्सनल बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर अमेरिकन तैनात आर्मी को इस तख्ता पलट की खबर तक नहीं लगी। लेकिन राजा इदरिस को सेम डे 1 सितंबर की रात को ही तख्ता पलट की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। हालांकि राजा इदरिस पहले ही सत्ता छोड़ने का प्लान बना चुके थे, क्योंकि वो अपने भतीजे हसन आस सिनूसी को पावर सौंपना चाह रहे थे। राजा इदरिस ने कोई रिजाइनिंग लेटर तो नहीं दिया, लेकिन 2 सितंबर को ही उन्होंने सत्ता बिल्कुल छोड़ दी थी। सत्ता पर कंट्रोल होने के एक हफ्ते बाद लीबिया के लोगों को यह पता चला कि इस तख्ता पलट के लीडर गद्दाफी हैं। उस समय गद्दाफी की एज ओनली 27 ईयर थी। राष्ट्र के नाम अपनी फर्स्ट स्पीच में उन्होंने कहा, मैंने सत्ता बदलकर बदलाव और प्यूरिफिकेशन की आपकी डिमांड पूरी करी है। लीबिया के लोगों ने रुकी हुई व्यवस्था के बाद बहने वाली ताजी हवा का ग्रेट एनर्जी से स्वागत किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, लीबिया की जनता ने मुअम्मर गद्दाफी को बिना प्रोटेस्ट के अपना लीडर बना लिया। गद्दाफी और उसके ग्रुप ने सत्ता बिना गोली और बिना किसी युद्ध के
बदल दी। इसे ब्लेडलेस क्रू कहा गया, यानी बिना खून खराबे के सत्ता चेंज। जब सुबह तक रेडियो पर नई सरकार की अनाउंसमेंट हुई, तब तक किसी के पास प्रोटेस्ट करने का मौका ही नहीं बचा। लीबिया में बेरोजगारी और गरीबी पीक पर थी, तो इसी रीजन से लीबिया की जनता आराम से मान जाती है गद्दाफी को अपना लीडर बनाने के लिए। सत्ता हाथ में आते ही गद्दाफी ने ईयर 1917 में पहला बड़ा कदम उठाया। अमेरिका और ब्रिटेन के मिलिट्री बेस जो पहले से ही लीबिया में थे, उन्हें पूरी तरह बंद करवा दिया। यह कदम लीबिया की जनता में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को खत्म करने के फॉर्म में देखा गया। और ऑयल लीबिया की सबसे बड़ी ताकत थी। हालांकि लीबिया के ऑयल के भंडार सऊदी अरब या इराक जैसे अरब देशों जितने विशाल नहीं थे, लेकिन फिर भी यह उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। इसी वजह से लीबिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, ज्यादा तेल निकालने के बजाय तेल बचाना जरूरी समझा और कीमत बढ़ाने की डिमांड पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ईयर 1971 में विदेशी ऑयल कंपनियों को झुकना पड़ा। उन्होंने तेल की कीमत $0.90 प्रति बैरल से बढ़ाकर $3.5 प्रति बैरल करने पर अप्रूवल दे दिया। यानी एक झटके में गद्दाफी ने 3 गुने से भी ज्यादा पैसा तेल कंपनियों से कमा लिया। नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन COP का फॉर्मेशन हुआ ताकि ऑयल से आने वाली इनकम राज्य के डेवलपमेंट पर ही खर्च हो। गद्दाफी ने इटली और यहूदी कमेटी की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। इन कदमों से गद्दाफी जनता की नजरों में हीरो बन गया। गद्दाफी ने मिस्र और सीरिया के साथ फेडरेशन ऑफ अरब रिपब्लिक बनाने की कोशिश की, लेकिन मिस्र और सीरिया गद्दाफी की इन शर्तों पर एग्री नहीं हुए। ये विचार सिर्फ कागज पर ही रह गया। 15 अप्रैल 1973 गद्दाफी ने एक रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था समाज और सरकार को सुधारना, लेकिन हकीकत में कमेटी प्रोटेस्ट दबाने और गद्दाफी की पकड़ स्ट्रॉन्ग करने का टूल थी। गद्दाफी ने अपनी आइडियोलॉजी को एक बुक में लिखा, जिसे उसने ग्रीन बुक नाम दिया। इस बुक में उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गलत है क्योंकि इसमें जनता का शासन नहीं चलता। उन्होंने एक नया सिस्टम पेश किया जिसे उन्होंने जमहूरिया नाम दिया। इसका मतलब था कि जनता का राज्य। गद्दाफी के कार्यकाल के दौरान लीबिया का नाम कई बार चेंज किया गया। जैसे 1969 से 1977 तक नाम था लीबिया अरब गणराज्य। 1977 में फिर से बदलकर सोशलिस्ट पीपुल्स लीबिया अरब जमहूरिया कर दिया गया। 1986 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बमबारी के बाद ये आगे पता चलेगा आपको कि ये कैसे हुई थी, इसे आगे समझेंगे। इसके बाद फिर से देश का नाम बदलकर ग्रेट सोशलिस्ट पीपुल्स लीबिया अरब जमहूरिया कर दिया गया। मिस्र ने इजराइल के साथ कैंप डिवाइड अकॉर्ड शुरू कर दी। गद्दाफी इसके सख्त खिलाफ था। फिर 1977 में मिस्र और लीबिया के बीच सीमा पर युद्ध हुआ। यह युद्ध 4 दिन तक चला और इससे लीबिया और मिस्र के रिलेशन खराब हो गए। ईयर 1977 यहाँ तक आते आते अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने लीबिया को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश कहना शुरू कर दिया था। ईयर 19 में गद्दाफी ने विदेशों में रहने वाले डिसिडेंटों को खत्म करने का ऑर्डर दिया। दुनिया भर में उनके मर्डर्स होने लगे। इससे लीबिया की इंटरनेशनल छवि खराब हो गई। 5 अप्रैल 1986 को वेस्ट बर्लिन के एक डिस्को में बम विस्फोट हुआ, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। वेस्टर्न कंट्रीज ने इस अटैक के लिए लीबिया को रिस्पॉन्सिबल बताया। 15 अप्रैल 1986 को पूरे 10 दिन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन EI डोरडो कैनियन चलाया। त्रिपोली और बेनगाजी पर हवाई अटैक किया। इस अटैक में गद्दाफी का घर भी निशाने पर था, लेकिन गद्दाफी बच निकला। 21 दिसंबर 1988 में लैंड स्टॉक के ऊपर पैन एम फ्लाइट 103 में बम विस्फोट हुआ। इसमें 270 लोग मारे गए और एलिगेशन फिर से लीबिया पर लगे। फिर 1989 में UTA फ्लाइट 722 फ्रांसीसी प्लेन को भी बम से उड़ाया गया। इसमें 170 लोग मारे गए और फिर से एलिगेशन लीबियाई एजेंटों पर लगे। गद्दाफी का देश इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग पड़ गया। ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक और इकोनॉमिक क्रैश ने देश को परेशान कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNCA ने सिविलियन की रक्षा के लिए नो फ्लाई जोन लगाने का ऑर्डर दिया। फिर 30 अप्रैल को नाटो के एक हवाई अटैक में गद्दाफी के छठे बेटे और उसके 3 पोतों की डेथ हो गई। यहाँ से गद्दाफी की डेथ का काम डाउन शुरू हो चुका था। जून में इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ICC ने गद्दाफी और उनके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके ब्रदर इन लॉ अब्दुल, जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के चीफ थे, इनके खिलाफ क्राइम के चार्ज में अरेस्ट वारंट जारी किया। सैमंथ एमएनटी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें पाया गया कि गद्दाफी की सेना कई युद्धों के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे ही ईयर 1960 में राजधानी त्रिपोली की एक जेल में कैदियों ने भागने का प्लान बनाया। इस प्लान के चक्कर में गार्ड्स और कैदियों के बीच फाइट हो गई, जिसमें 7 गार्ड्स की डेथ हो गई। अगले दिन कुछ कैदियों को हटाकर दूसरे बैरक में रखा गया और जो बच गए उन पर 2 घंटों तक लगातार गोलियां बरसाई गई। इस इंसिडेंट में 1200 कैदी मारे गए। कैदियों की डेड बॉडीज को जेल के अंदर ही दफन कर दिया और उनकी फैमिलीज तक को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि उस जेल में कोई अपने करीबी से मिल नहीं सकता था। और कैदियों की फैमिली जो कपड़े, जूते, कोट
कोर्ट वगैरह लेकर आती, उन्हें गार्ड्स अपने पास ही रख लेते थे। अगस्त 2011 में ओपोनेंट की आर्मी के हाथों से गद्दाफी और उनकी फैमिली राजधानी त्रिपोली से भाग निकले। गद्दाफी एक छोटे काफिले में सीरते भाग आए और उनके छोटे बेटे मुतासिम उनके पीछे भाग आए। सेम ईयर 19 ऑफ अक्टूबर लीबिया की खुफिया एजेंसीज को खबर मिली कि गद्दाफी साउथ रेगिस्तान में है और उसी एरिया में गद्दाफी सपोर्टर्स के साथ मिलकर अपनी सरकार को मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट डे 20 ऑफ अक्टूबर सुबह करीब 8:30 पर गद्दाफी, उनके आर्मी चीफ अबू बिरक और सिक्योरिटी चीफ मंसूर दाहो और उनके वफादारों का एक ग्रुप 75 व्हीकल्स के एक काफिले में भागने की कोशिश करते हैं। एक टोही मिशन के दौरान रॉयल एयरफोर्स पानियल टोर्नेडो ने काफिले को आगे बढ़ते हुए देखा। इसके बाद नाटो विमान ने 21 व्हीकल्स पर गोलीबारी की, जिसमें से एक तुरंत डिस्ट्रॉयड हो गया। एक बेस सेंटर से कंट्रोल अमेरिकी प्राइवेट ड्रोन ने काफिले पर पहली मिसाइल शूट की, जो सीरते से अबाउट 3 किलोमीटर अपने टारगेट पर लगी। नाटो की बमबारी ने काफिले के काफी हिस्सों को इनएक्टिव कर दिया और काफी वफादारों को मार डाला। पहले अटैक के बाद काफिला कई ग्रुप्स में बट गया और जमीन पर मौजूद विद्रोहियों ने भी काफिले पर अटैक किया। गद्दाफी और उसका बेटा मुतासिम कारों से भागकर एक पास के घर में जाकर छुप जाते हैं, जिस पर एनएटीसी वालों ने गोलीबारी शुरू कर दी और छिपते छिपाते मुतासिम 20 लड़कों को लेकर बिना डैमेज कार को ढूंढने के लिए निकल गया और उसके साथ गद्दाफी भी उसी ग्रुप में छुपकर निकल जाता है। जमीन पर विद्रोहियों को देखकर ये लोग एक कंक्रीट ड्रेनेज पाइप में घुस जाते हैं। बाहर इन्हें विद्रोही पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और विद्रोहियों में से एक लड़के ने पाइप के अंदर टॉर्च मारी और चिल्लाया, यहाँ कोई है। सभी लोग कंक्रीट पाइप के पास इकट्ठा हो जाते हैं। विद्रोहियों ने गद्दाफी को बाहर आने का ऑर्डर दिया। गद्दाफी धीरे धीरे बाहर आया और उसके सिर के एक तरफ गहरा घाव था। विद्रोहियों ने उसे घसीटकर मोहम्मद चिल्लाते हुए खड़ा करा और उसे बुरी तरह पीटने लगे। गद्दाफी पिटते पिटते रहम की भीख मांग रहा था। तभी भीड़ से एक आदमी बाहर आया और पहली गोली गद्दाफी की चेस्ट पर मारी और दूसरी गोली गद्दाफी के सिर में मारकर गद्दाफी को मार डाला।